नमस्कार मित्रों, जानते हैं आप ध्रुव राठी की उस समय से जली पड़ी है जब से धुरंधर का ट्रेलर आया है। इससे पहले बहुत सारी ऐसी फिल्में आ चुके हैं जिनको 18+ नहीं बल्कि आर सर्टिफिकेट मिला है और उसके बावजूद भी इस बंदे ने आज तक आर नहीं किया। आर सर्टिफिकेट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि 18 साल तो छोड़ो, जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनके लिए भी रिस्ट्रिक्टेड है कि भाई खून खराबा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। सबसे पहले किल मूवी आई थी, उसके बाद में एक मूवी आई थी मार्को करके, उसके बाद में आई बागी 4 और ऐसी न जाने कितनी फिल्में आ चुकी है कि भाई पूरा बाथ टब बना दो साला खून का, उसके अंदर बैठेंगे नहीं ना जब तक, तब तक पता नहीं लगेगा लोगों को कि कोई फिल्म बनी है। आजकल बजट फिल्म का, एक्टर का, सेटअप का, लाइटिंग का, इन सब का नहीं होता। ब्लड, नकली ब्लड कैसे बनाया जाए, नकली लोग कैसे बनाए जाए, उनके सर के अंदर खंजर कैसे दिखाया जाए, उनकी छाती चीरते हुए कैसे दिखाया जाए, इन सब के ऊपर होता है। और जितनी भी फिल्में आई थी, किल हो, चाहे उसके बाद में मार्को हो, चाहे उसके बाद में बागी 4 हो, या अन्य अन्य जितनी फिल्में हैं, उनका सामान्य जीवन से या देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अब ये फिल्म आई है धुरंधर, जो कि ट्रू इंसिडेंट्स पर आधारित है, उन पर बेस्ड है। बाकायदा रॉ के द्वारा जितने मिशन हुए हैं उन सब को यहां पर किसी ना किसी रूप में इंक्लूड किया गया है। और ये भी छोड़ दो, अजीत डोभाल के रूप में खुद आर माधवन आ रहे हैं, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, समस्या तो यही है कि आदित्य धर फिल्म बना रहा है, वही आदित्य धर जिसने उरी फिल्म बनाई थी। 5-6 साल हो चुके हैं उस फिल्म को गए हुए, आज भी लोग टीवी पर देखते हैं। 25-26 करोड़ की फिल्म बनाई थी, 350 करोड़ कमा करके लेके गई। उसको भी एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म कहा गया था, उसको भी जहरीली देशभक्ति कहा गया था। उस फिल्म के आने के बाद भी इसी प्रकार का डबल आर किया गया था, आर स्क्वायर करते हुए ये लोग सर खपा गए, माथा खपा गए, लेकिन राष्ट्रवादियों ने वो फिल्म खूब छक छक करके देखी थी। अब यही चीज धुरंधर के साथ में हो रही है। धुरंधर का यदि आपने ट्रेलर देखा होगा तो आनंद तो खूब आया होगा। और उससे पहले जब इसका मोशन पोस्टर आया था और एक सॉन्ग आया था, उसके बाद में भी आपके अंदर के जो तार हैं वो झंझना तो गए होंगे, लग तो गया होगा कि हाँ भाई उरी का कोई ताऊ बड़ा बाप आने वाला है। लेकिन विरोध भी उसी लेवल का होगा। ट्रेलर के स्टार्टिंग में जो दिखाया गया ना, अर्जुन रामपाल का सीन, जो कहता है कि जियाउल हक ने कहा था कि हमें हिंदुस्तान को हजारों टुकड़ों में बांट देना है। जियाउल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ये रियलिटी है और ये जो बात है ये वामपंथी और इस्लामियों को सबसे ज़्यादा चुभने वाली है। कारण क्या है, जियाउल हक ने जो स्ट्रैटेजी उस समय पर बनाई थी उसको पाकिस्तान ने हूबहू कॉपी किया और पेस्ट भी किया, उसको हूबहू फॉलो भी किया। लेकिन उसके अंदर ना हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए गद्दार लोग चाहिए, उसके लिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए स्लीपर सेल्स चाहिए। उसके बिना ये पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान को 1000 कट तो छोड़ दीजिए, 1-2 कट भी नहीं दे सकते। 1-2 कट देने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम पर उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है। हिंदुस्तान के अंदर के लोग खड़े किए जा रहे हैं और वही हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यही हर एक मोर्चे पर हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको मैंने अपनी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह में बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली एक्सपोज किया है। और मैं आपको बता दूं कि पुस्तक अब 480 नहीं बल्कि 399 मिल रही है, फ्री डिलीवरी के साथ मिल रही है। प्लस मेरी जो दूसरी पुस्तक है मेंस लाइव्स मैटर, उसमें भी मैंने बताया है किस प्रकार से प्रोपेगेंडा चल रहा है हिंदुओं के परिवारों को तोड़ने और खास तौर पर पुरुषों की हत्या करवाने उन्हीं की बीवियों के द्वारा, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो पुस्तक इसके साथ में बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया है। 2.5 मोर्चे के चक्रव्यूह में एक मोर्चा होता है वामपंथ, दूसरा होता है इस्लाम, और आधा मोर्चा है आपके देश के अंदर बैठा हुआ, छिपा हुआ वो गद्दार कम्युनिटी, वो दीमक जो इसको लगातार अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। और हमारी केंद्र से लेकर के राज्यों तक की जितनी भी सरकारें हैं, उन दीमकों को मट्टी का तेल भर के या दीमक का तेल भर के नष्ट करने की बजाय उनको पोषित कर रही हैं। इसी आधे मोर्चे के ऊपर, इसी आधे कटे हुए खतने मोर्चे के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। फिल्म की जो कास्टिंग हुई है वो इतनी जबरदस्त और भयंकर तरीके से की गई है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ही फिल्म के अंदर इस प्रकार से कास्टिंग की जाएगी। देखो भाई, सबसे पहला इसमें अर्जुन रामपाल।
अर्जुन रामपाल की अगर एक्टिंग देखी जाए तो सो है, और इस बार नाना नायडू में मैंने देखा है कि हाँ उसने बढ़िया एक्टिंग करी है, लेकिन उसके लिए उसके ऊपर एक बढ़िया डायरेक्टर का होना जरूरी है। और इस बार जो खतरनाक रोल वो अदा कर रहा है उसमें वो पूरी तरीके से सेट भी बैठ रहा है, और लग रहा है ट्रेलर देख करके न्याय तो किया है। सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाए। और दूसरी चीज कि अक्षय खन्ना भाई पिछले कुछ वर्षों से जिस भी फिल्म के अंदर वो आ जाता है ना भाई, वो मतलब जो मेन किरदार है, जो हीरो है ना, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। ये चीज अक्षय खन्ना इस फिल्म में भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। और अगला जो किरदार है संजय दत्त, इसको आपने जब लास्ट टाइम देखा था KGF 2 में, वो जो रोल था उसका वहां पर वाकई में भयानक था, लेकिन वहां पर टाइम बहुत कम दिया गया था। यहां पर भी कैरेक्टर्स काफ़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो टाइमिंग अगर मिलेगी तो भाई वो शरीर से तो बल्कि है ही है, उसकी आंखों में वो जो गुस्सा दिखता है या जो जुनून दिखता है वो तो है ही है, लेकिन पोर्ट्रे जिस तरीके से किया जा रहा है, जो उसका कैरेक्टर है उसको जो निभा रहा है, वाकई में लगेगा यहां पर वो KGF से डबल धमाका करने वाला है। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब आपको खस्सी है। और सबसे अंत में हम मिलते हैं रणवीर सिंह से। रणवीर सिंह के जो खुले हुए बाल हैं, ये जो उसका पूरी पोशाक है, जो खून में सना हुआ उसका चेहरा हम देखते हैं। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। इससे कहीं कहीं खिलजी वाली जो एक छवि है उसकी हमें गंध आती है, उसकी कुछ ना कुछ स्मृतियां सी आनी शुरू हो जाती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पद्मावत एक अच्छी फिल्म थी, और उसमें भी इस व्यक्ति ने जो विलन का किरदार किया था वो वाकई में हीरो के ऊपर भारी पड़ गया था। और वहाँ पर हम ये कह भी रहे थे कि भाई हीरो इन्होंने जानबूझ करके थोड़ा सा हल्का लिया है, क्योंकि ये अपना प्रोपेगेंडा सेट करना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ कि करणी सेना ने खूब कुटाई करी और बाद में जाकर के फिल्म थोड़ी सी बढ़िया बन पाई थी, नहीं तो प्रोपेगेंडा तो संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में खूब करता ही करता है। वहाँ का जो जुनून था रणवीर का, अब वही हीरो की फॉर्म में आ गया है, और ये चीज़ यहाँ पर देखने में बड़ा ही आनंददायक होगी, बड़ी ही मज़ेदार होगी कि एक नए अवतार में कुछ कुछ उसी गेटअप के साथ में, और अपने से भी भयंकर 3-4 अलग अलग विलेन को देखना, ये अपने आप में एक बड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है। उससे भी अलग बात यह है यार, जालिम आदित्य धर ने जो इसकी रिलीजिंग डेट रखी है ये बड़ी खतरनाक रखी है। मतलब बिल्कुल 6 दिसंबर शौर्य दिवस के टटरे पे रख दिया, सिर पे रख दिया। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि भाई आदित्य धर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, उसको पता है कि आधा खतना मोर्चा कौन सा है और किस डेट पर इस फिल्म को लाना है। पिछली बार शायद ना ये ही फिल्म की बात हो रही थी जब छावा आने वाली थी, और वो 6 दिसंबर को ही आने वाली थी, और शायद वो 6 दिसंबर को आई थी या फिर डिले हो गई थी, थोड़ा सा आप मुझे करेक्ट कर देंगे। लेकिन उस फिल्म को भी तभी लाना था, और उस फिल्म ने भी जो कुछ करके दिखाया वही चीज़ धुरंधर भी रिपीट कर सकती है, अगर उसके साथ में कौन से वाली बात ना हुई, ये जो अभी फरहान अख्तर वाली फिल्म आई है, इसकी जो फिल्म आई है नई 120 बहादुर, पूरा मतलब रेंगा दिया है फिल्म को, घसीट रहा है फिल्म को, और कोशिश करते हैं ये लोग कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर हम अपनी फिल्मों को बुना ले, पर मुझे लग नहीं रहा है कि वो फिल्म कुछ ज़्यादा चलने वाली है। आजकल ना एकदम कोरी कॉन्सेप्ट वाली फिल्म नहीं चलेगी, आपको एक फॉर्मूला तैयार करना ही पड़ेगा, चाहे आप अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी देशभक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आंतरिक सुरक्षा को, या फिर हमारे घर के अंदर जो बैठे हुए गद्दार हैं उनको। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मिराई जैसी फिल्म है चलेंगी, जैसे कि कार्तिकेय है, ये कुछ फॉर्मूला टाइप फिल्में हैं। हाँ, अब 100% उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई बेस्ड फिल्म होगी वो नहीं चल पाएंगी। जैसे कि अब हम हक की ही बात कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसमें एकदम पूरा का पूरा फोकस इस एक ही चीज़ पर कर दिया गया। वामपंथी क्या है ना, फिल्म बनाएंगे, एकदम ग्रैंड सी फिल्म बनाएंगे, बढ़िया सी फिल्म बनाएंगे, लेकिन उसमें 1000 मसाले सौंपेंगे और उसमें 2 या 3 प्रोपेगेंडा ऐसे ठूंस देंगे कि व्यक्ति के अंदर वो चला ही जाएगा। यानी टुकड़े में मिला करके, सब्जी में मिला करके एक छोटी सी गोली जहर की दे देते हैं, काम तो जहर ही करता है, टुकड़ा तो कंठ तक ही रह जाता है, जहर ही अंदर जाता है और व्यक्ति के ऊपर वही असर करता है। तो फिल्में उसी प्रकार से बनानी पड़ेंगी अगर आपको अपना संदेश देना है तो। 100% मूवी पूरी की पूरी अगर संदेश पर ही डिपेंड करती है, संदेशों में ही दे दी गई है,
तो वो फिल्म नहीं चलने वाली है, जैसे कि बंगाल वाली फिल्म भी फ्लॉप हो गई है। उसके पहले जो फिल्में आई हैं, जैसे कि केरला स्टोरी आई है, जैसे कश्मीर फाइल आई है, वो पहले प्रोजेक्ट थे, एकदम पहले नीकड़ू, तो वो चले। लेकिन बाद में अगर आप बिल्कुल 100% उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाओगे तो फिल्में नहीं चलने वाली हैं। अब अंत में बात कर लेते हैं सान्या अर्जुन के बारे में। सान्या अर्जुन का जो चेहरा वो आपको देखा देखा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर शायद आप ना पहचान पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, ये लड़की अभी बहुत कम उम्र की है। पता नहीं है भाई इसको क्यों इन्होंने कास्ट किया है, क्या चीज़, मतलब एक होता है ना कि बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो चलो इस लड़की को हम प्रोजेक्ट करते हैं। ये लड़की वही है जो पोनियन सेल्वन पार्ट 2 में आपने देखी होगी, यानी कि जो विक्रम के साथ में होती है, ऐश्वर्या राय का जो बचपन है, वो जो लड़की है इसका नाम है सान्या अर्जुन। और इसके जो पिता हैं राज अर्जुन, वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रजाकार में उस पुलिस वाले का रोल अदा किया था, जो जहां पर भी देखे हिंदुओं के ऊपर खूब अत्याचार करता रहता है। तो ये राज अर्जुन की ही बेटी हैं, काफी छोटी हैं, लेकिन पोनियन सेल्वन में अदाकारी का लोहा मनवा चुकी हैं और इसी कारण से हो सकता है इनको यहां पर लिया गया हो। स्टार्टिंग मुझे पता क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था कि जो कार्तिकेय 2 में लड़की है वह यहां पर रिपीट की गई है, लेकिन नहीं, ये सान्या अर्जुन है। अब देखना यह होगा कि सारी जो स्टार कास्ट है वो एकदम परिपक्व है और उनके बीच में एक अकेली सान्या है। तो डायरेक्टर किस प्रकार से उनको रोल देगा, या फिर बस खाना पूर्ति करने के लिए जैसे एक लड़की रखी जाती है, भाई इस तरीके की जो फिल्में होती है उनमें यही होता है, तो वैसे रखी गई है या वास्तव में खूब तैयारी के साथ में सान्या इस फिल्म के अंदर आएगी और क्या वो कमाल दिखा पाएगी। तो आप सभी को पता है कि भाई जितनी भी देश और धर्म से संबंधित फिल्में आती है केवल हम उन्हीं का रिव्यू करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम रिव्यूअर नहीं है। बाकी इस फिल्म को देखने के बाद में पता चलेगा। तो रिव्यू के बारे में तो सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको बता दूं कि पुनरुत्थान सेवा संस्थान के लिए हम इस मंथ डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। आप हमारे भारत पे के QR कोड के माध्यम से डोनेशन दे सकते हैं। जितनी भी छोटी छोटी डोनेशन है उससे हमें बहुत सहयोग हो रहा है, और जितने भी भाइयों बहनों ने अभी तक डोनेट किया है उन सब का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। परंतु अभी भी डोनेशन में काफ़ी कमी है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पर डोनेशन अवश्य ही करें। वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। आपको इस ट्रेलर को देख करके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, आप फिल्म को देखने जाएंगे अथवा नहीं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।